नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराने जा रहे हैं जो बचपन में चाहते थे कि वो आईएएस बने। कोशिश भी उन्होंने की, निश्चित तौर पर आईएएस भी बने। पिता शिक्षक थे, पीसीएम शुरू में लिया, आईआईटी दिल्ली भी गए, जर्मन जाने का भी मौका मिला। वो तमाम चीजें जो सोची थी वो हर कुछ जीवन में उन्होंने अचीव किया। इसका कारण वही था, डेडिकेशन था और अपने आप से कमिटमेंट था। विभाग में क्राइसिस मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। जहां लगता है सरकार को कि अब स्थिति नहीं संभल रही, उन्हें भेजा जाता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, देवमनपुर गांव, वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से आपका जन्म हुआ था। जी, ये हरदोई जिले का एक छोटा सा गांव है जहां मेरा परिवार रहता था। पिताजी बगल के ही 10-11 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और हम 7 भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे छोटा हूं। तो गांव में ही पढ़ाई हुई। सरस्वती शिशु मंदिर गौसगंज है, वहां तक पंचम तक पढ़ाई किया। उसके बाद पिताजी उस समय तक पिताजी शिक्षक से प्रधानाचार्य में परिवर्तित हो चुके थे। तो पिताजी जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य थे उसी में 12वीं तक पढ़ाई की। ऐसे ही बचपन रहा। घर में जब कोई शिक्षक होता है सर, खासतौर से पिता, अनुशासन बहुत तगड़ा होता है, ऐसा था क्या? निसंदेह रूप से, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा वो मेरे परिवार के लिए नहीं था। अगर आप, मेरे पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रहे हैं और मेरे क्षेत्र में ही नहीं जिले में अगर अनुशासन का कोई पर्याय माना जाता है एक आदर्श शिक्षक के रूप में, उस रूप में पिताजी की ख्याति थी। तो स्वाभाविक है कि वो अनुशासन का डंडा घर में तो चलना ही था। तो हम सब पिताजी के आते ही डर भी जाते थे, डांट भी पड़ती थी। हालांकि मार वाली स्थिति कभी नहीं आई, लेकिन उनकी डांट ही या उनकी उपस्थिति ही हम लोगों को डर का एहसास करा देती थी। लेकिन आज मैं मानता हूं कि उनका जो अनुशासन था उसी ने हम भाई बहनों को जिस मुकाम पर हम चाहते थे पहुंचे हैं। बचपन में कई बार मन में खींच होती थी कि सारा नियम कानून हमारे लिए है, लेकिन आज पता चलता है जब हम ऐसे पदों पर पहुंच गए हैं तब लगता है कि पिताजी का जो अनुशासन था, पिताजी का जो हम लोगों के प्रति समर्पण था, उसी के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, एक फिल्म की कहावत, छोटी सी लाइन है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। जो घर में सबसे छोटा रहता है सबसे ज्यादा नटखट और बदमाश रहता है। परिवार में आप भी सबसे छोटे थे, कुछ यादें आज भी आती हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। आप ये बात मान सकते हैं कि छोटा बच्चा नटखट भी होता है, शैतान भी होता है, लेकिन उससे पहले प्यारा भी होता है। लेकिन इससे पहले ही मैंने बताया कि पिताजी का अनुशासन बहुत ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा नटखट होने की और बहुत ज्यादा शैतान होने का स्कोप नहीं था। लेकिन हाँ, जितना था उतना हम लोग, एक घटना मुझे याद आती है कि एक बार हमारे गांव में एक खेल होता है जिसमें हम सब पेड़ पे चढ़ते हैं और पेड़ से ही छूने का खेल होता है। तो स्कूल चल रहा था, हम सब खेल रहे थे, हम लोग देख नहीं पाए। पिताजी ही निरीक्षण करते हुए मैदान में आ गए। हम सब पेड़ में चिपके थे और वो हम सब पे चिल्ला रहे थे। हम लोग तब तक नहीं हिले पेड़ से जब तक कि पिताजी नहीं चले गए। और शाम को जब हम लोग निकले हम पिताजी के साथ, तो पिताजी बोल रहे थे कि बच्चे इतने नालायक हो गए हैं कि मैं गया और चुपचाप चिपके रहे, जब तक मैं नहीं किया तब तक हिले तक नहीं, जबकि मैं स्वयं उसमें शामिल था। तो ऐसे तमाम शैतानियां आज याद आती हैं मौका देखकर। लेकिन पिताजी बहुत अनुशासित थे, इसलिए बहुत स्कोप नहीं रहा। पीसीएम जब कोई विद्यार्थी सर अपने जीवन में चयन करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसका भी सपना होता है, सबसे पहला सपना इंजीनियरिंग करना। उस समय वही सपना आपके साथ भी था? निसंदेह रूप से पीसीएम में मैथ का बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मुझे जो, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड को समझेंगे तो फर्स्ट पेपर है 10th में होता है, सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर अंक गणित का होता है, सेकेंड पेपर रेखा गणित से जुड़ा हुआ होता है। तो मेरी अंक गणित जितनी अच्छी थी, रेखा गणित में उतना ही मैं कमजोर हुआ करता था। इसलिए जब 10th का, इवन मैं क्लास का सेकेंड टॉपर होता था, लेकिन मैथ में मेरे 60 मार्क्स ही आए, जिसमें फर्स्ट पेपर मेरे 43 थे और सेकेंड में मेरे पासिंग मार्क्स 17 मार्क्स थे। तो मेरे इंटर कॉलेज का ये नियम था कि जिनके 60 से कम अंक आते थे उनको मैथ नहीं दी जाती थी 11वीं में। तो मेरे साथ जितने बच्चे थे उन सबको दे दिया गया, लेकिन मेरे आगे एक लाइन खींच दी गई कि कार्यालय में आकर मिलें। कार्यालय में आकर मिलना मतलब पिताजी से मिलना। तो मैं गया, पिता के रूप में नहीं, प्रधानाचार्य के रूप में। मैंने कहा कि भाई सबको 60 मार्क्स पे मैथ मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिली है? क्योंकि बायोलॉजी में मेरे उससे बहुत ज्यादा मार्क्स थे। तो फिर भी मैंने मैंने कहा कि भाई सबको 60 मिले हैं
तो मुझे क्यों नहीं? तो बोले कि तुम एक बार विचार कर लो, तुम्हारे बायोलॉजी में 96 मार्क्स हैं 100 में, तो आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए। लेकिन वो मेरे लिए चैलेंज था। मैंने कहा अगर अब 60 के कारण मुझे कहीं से वापस किया जा रहा है, मैंने पिताजी को बोला कि नहीं, मुझे मैथ ही चाहिए। बोले फिर क्या है तुम्हारा 12th में क्या होगा? मैंने कहा 12th में आज से लिख दीजिए 95 प्लस मार्क्स आएंगे। और जब रिजल्ट आया तो 97 या 98 मार्क्स टाइप आ गया। तो वो चैलेंज के रूप में, पीसीएम तो बहुत कुछ चैलेंज के रूप में भी लिया गया। ऑलवेज सेकंड नेवर थर्ड, ये आपके बारे में कहा जाता था। आपके शायद जीवन से इसकी यादें बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये एक कुछ जीवन का ऐसा संयोग रहा कि जब ओवरऑल रिजल्ट आता था तो मैं सेकंड, मेरी क्लास में फर्स्ट वाले बदल जाते थे, सेकंड में रहता था, क्लास में कभी थर्ड भी नहीं आया। तो मेरे स्कूल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता था कि जो फर्स्ट आता था उसको प्रिंसिपल माला पहनाता था। तो जब पिताजी रिजल्ट के बाद घर आते थे और कहते थे इस बार भी तुम सेकंड, तो मैं हंसते हुए कहता था कि अरे आप कहाँ मुझे माला पहनाएंगे? कोई दिन आएगा जब हम आपको माला पहनाएंगे। और मुझे इस बात का फक्र है, जब मैं आईएएस बन के घर लौटा और उस दिन जब पिताजी माला पहनाने लगे, तब मैंने जरूर कहा कि आज हम दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे। लेकिन आपका आज वो मैं मलाल खत्म कर रहा हूँ कि मैं कभी फर्स्ट नहीं आया। 12th के बाद आईआईटी की तैयारी भी आपने कानपुर के लिए की, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में भी आपने एडमिशन लिया। सर, उस समय क्या सोच थी इंजीनियरिंग में जाने के पीछे? देखिए, ये था कि सिविल सर्विसेज में आगे जाना है, लेकिन कैरियर को ध्यान में रखकर उस समय समझ भी बहुत ज्यादा नहीं थी। जो बड़े लोग थे कि भाई तुम एक बार इंजीनियर बन जाओ फिर तैयारी कर लेना, तो उस माहौल से कि सब जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, तो चूंकि पीसीएम से था तो उस उद्देश्य से इंजीनियरिंग की। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा उस समय आईआईटी में नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश का एक गवर्नमेंट कॉलेज है केएनआईटी सुल्तानपुर, उससे फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद सर फिर, लेकिन गोल तो था कि आईआईटी दिल्ली भी जाना ही जाना है। हाँ, ये था कि चूंकि शिक्षक परिवार से था तो एक दिमाग में था कि अगर आईएएस नहीं बना तो किसी अच्छे संस्थान में शिक्षक बनूंगा। तो ये उसको ध्यान में रख के मैंने गेट का एग्जाम दिया। 3rd ईयर में भी मेरा गेट निकला, फाइनल ईयर में भी गेट निकला। तो उसी गेट परसेंटाइल के आधार पर, हालांकि उस समय कई कंपनियों में नौकरी भी लगी, लेकिन मैंने मास्टर्स करना ज्यादा उचित समझा। उसके पीछे एक भाव ये भी था कि कहीं न कहीं ये दिल्ली पहुंचूंगा, सिविल सर्विसेज की ओर भी बढ़ूंगा। उस समय चाहते तो सर बाल्को, एनटीपीसी जैसी तमाम कंपनियां नौकरी देने के लिए हाथों हाथ तैयार थी। नौकरी करते आज बहुत कहीं पहुंच सकते थे। क्या उसी समय लग गया था नौकरी तो बाद में, पहले गोल कुछ और है, पहुंचना कहीं और है? निसंदेह रूप से कि मैंने आपको बताया कि अगर आईएएस नहीं तो अच्छा शिक्षक बनता। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं कंपनियों में, आपको अपने को भी प्रूव करना होता है, परिवार को भी ये बताना होता है कि हम किसी चीज को पाके छोड़ रहे हैं। तो जो भी नौकरियां मिली या जहां तक भी जिस स्टेप तक पहुंचे, उसमें उसके पीछे भाव ये था कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक समय से पहले ही उन सबसे बाहर आके फिर आईआईटी में मास्टर्स ज्वाइन किया। फिर मास्टर्स के साथ फिर कुछ समय के बाद तैयारी की ओर बढ़े। फर्स्ट ईयर टॉपर रहे, फर्स्ट सेमेस्टर आप आईआईटी के? सर हाँ, अपने जो हमारी ब्रांच थी उसमें संयोग से पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप हो गया। और टॉप के कारण मुझे जर्मनी की डैड फेलोशिप भी मिली। उसकी तैयारियां भी होने लगी थी, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियां, कुछ दोस्तों के सुझाव ऐसे थे, इसके कारण फिर मैंने वो फेलोशिप छोड़ी और सिविल सर्विसेज। जर्मन जाकर बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता था, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वहां के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग बहुत आराम से नौकरी मिल सकती थी आपको। देखिए, पिता ने रोका उस समय कि नहीं, यही रुकना है आपको? नहीं, पिता ने रोका नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो जैसे हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि बेटा मेरा मेरे पास रहे, और जब एक उम्र के इस पड़ाव पे जब वो बीमार होता है तो कहीं न कहीं भय होता है कि मेरा बेटा दूर है, मुझे कुछ हुआ। वही बात उन्होंने कही, उन्होंने रोका कभी नहीं। उन्होंने हम सबको हमेशा इस बात का फ्री वो दिया कि जीवन में जो करना चाहते हो करो। लेकिन हाँ, एक पक्ष मेरे भी दिमाग में था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उस स्थितियों में उनका भी ऐसा, उनका ये कहना पॉजिटिव रहा आगे के करियर के लिए आपके लिए? देखिए, हर चीज का एक वो तय होता है, उसके लिए माध्यम बनते जाते हैं। हर उद्देश्य, हर चीज अपनी रास्ता बनाती है। तो जो बाधाएं आती हैं कई बार, जिनको हम बाधा मानते हैं, मुझे लगता है कि वो पथ प्रदर्शक आपको होते हैं कि अब आपको यहीं पे रुकना है, आपको दूसरी ओर मुड़ जाना है। पीएचडी में भी एडमिशन लिया आपने, पीजी के बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे। पीएचडी में जाने का कुछ खास कारण? दोनों स्थितियां हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर यूपीएससी नहीं होता तो मैं एक अच्छा शिक्षक बनता। दोनों तैयारी मतलब साइमल्टेनियसली चल रही थी। हाँ, तो पीएचडी कर रहा था
कैरियर भी आगे बढ़ रहा था और साथ में मैंने तैयारी शुरू की। मैंने दोनों के साथ न्याय किया। जिस वर्ष मुझे आईएएस अवार्ड हुआ, मतलब जिस वर्ष मेरा आईएएस में चयन हुआ, उसी वर्ष मेरी पीएचडी भी पूरी हुई। सर कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी मीडियम के छात्र, हमने भी बचपन में हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की सर। अब हिंदी से लोग भागते हैं। आपका जो करियर, मैंने जितना जाना, जितना आपसे बातचीत की, थ्रू आउट आपने पूरा करियर हिंदी में ही चुना। थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी हम चुनेंगे तो हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बाकी विद्यार्थियों से हम कम आके जाएंगे। ऐसा कुछ लगा था आपको आपके करियर के समय? नहीं, देखिए, मैं जिस समय आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था उस समय तो आईआईटी में था। सारी मेरी रिसर्च पेपर्स, थीसिस, प्रेजेंटेशन, सारा कुछ इंग्लिश में था। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जितना अच्छा हिंदी में कर सकता हूं उतना अच्छा शायद इंग्लिश में न कर पाऊं। इसलिए मैंने मीडियम भी हिंदी चुना। इंटरव्यू के टाइम भी मेरा मीडियम हिंदी था और संयोग से जिस वर्ष मेरा चयन हुआ उसमें मेरा एक विषय भी हिंदी साहित्य रहा। आईआईटी दिल्ली की वो यादें जहां मैडम से भी आपकी वहीं मुलाकात हुई सर? हाँ, निसंदेह रूप से। आज जो मेरी पत्नी है वो, हम लोग जब मास्टर्स में थे तो अच्छे दोस्त बने और आज वो दोस्ती का रिश्ता परिवार के रूप में है। और कहीं न कहीं चयन में भी आप कहेंगे कि अच्छे दोस्तों की भूमिका होती है, तो उसकी भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज वो परिवार का पूरा भार वो उठाए हुए है। दिल्ली की वो गलियां या दिल्ली के वो कॉलेजेस जहां पर कभी गौरव सिंह साहब एक डिबेटर के तौर पर भी जाने जाते रहे, आज याद आता है इतने कॉलेजेस में डिबेट देता था, इतने कॉलेजेस में जाता था। 100-150 डिबेट मेरे ख्याल से महीने भर में बहुत आराम से हो जाती थी। नहीं, महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ साल में। क्योंकि क्या होता है कि आपका शौक होता है। और आईआईटी दिल्ली में एक अच्छी एक हिंदी समिति होती थी। उसमें एक और अच्छी चीज होती थी कि उस दिन की आपको छुट्टी मिल जाती थी, प्लस आपको आने जाने का किराया भी मिलता था। तो किराया तो ऑटो का मिलता था, लेकिन हम लोग दो शेयर करके चले जाते थे। कई बार छात्र जीवन की बड़ी मधुर स्मृतियां होती हैं। तो हंसराज कॉलेज हो, मिरिंडा का हाउस हो, जेएनयू हो, जितने भी मुझे लगता है दिल्ली के आसपास और दिल्ली में कॉलेजेस रहे होंगे, तो नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ विचार वो करना। और मुझे लगता है कि वो जो डिबेटिंग का हमारा एक अपना वो था, वो कहीं न कहीं आगे के करियर में भी बहुत काम आया। 8x8 का वो कमरा जिसमें तैयारी किया करते थे सर, पूरा दिन पूरी रात वहीं गुजार दिया करते थे। आज जब कलेक्टर बने हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गार्डन, आज भी उस सुकून का 8x8 याद आता है सर? देखिए, मेरा मानना है कि जीवन में आपको जो जिस समय जो भूमिका मिलती है, जो दायित्व मिलता है, वो चाहे 8x8 के कमरे में हो, चाहे बहुत बड़े आवास में हो, हमको संतुष्टि उसमें मिलनी चाहिए। हमें उसको लेके कभी असंतुष्टि नहीं रहनी चाहिए। जिस समय जो चीज आपको मिलती है, जिस भूमिका में मिलती है, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम लोग तैयारी करते थे तो उससे जरा सा भी बड़ा कमरा दिख जाता था, कोई उससे छोटे कमरे में दिखता था तो लगता था कि मैं बहुत बड़े कमरे में रह रहा हूं। आज उससे बहुत बड़े बड़े आवास, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जब देखते हैं तो बदला हुआ नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय की आवश्यकता वो थी, आज की आवश्यकता ये है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। अभी भी याद आता है सर वो वाकया जो पंखा बंद करने और चालू करने को लेकर था, कि सुबह कोशिश करते थे उठने लेकिन उठ नहीं पाते थे, वो वाकया आज भी याद आता है सर? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। जब मैंने तैयारी शुरू की, आईआईटी दिल्ली में था, सुबह 4 बजे उठने का तय किया, नहीं उठ पाया, उठा फिर सो गया। 2-3 दिन हुआ, मुझे लगा कि घर जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। घर गया, ऊपर छत पे सोया, अगले दिन उठा, पढ़ाई की, पढ़ाई अच्छी हुई, 2-3 दिन अच्छा हुआ, वापस दिल्ली लौटा, फिर रूटीन किया, फिर सोना शुरू। तो लगा कहीं कहीं कुछ है। मेरे एक मित्र हैं इस समय एनआईटी में, डॉक्टर कपिल शर्मा, उनसे मैंने कहा कि भैया, उस समय वो पीएचडी क्या करते थे, कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला पंखा मत चलाओ। मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं। और वाकई कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद हमारा रूटीन बन गया। तो कुछ अपने से ही मजाक मजाक में हुआ कि अब चलो जब आईएएस बनेंगे तभी पंखा चलाएंगे। फिर वो एक अपने से कमिटमेंट था। और 3-4 साल बाद 2013 में चयन के बाद ही उस आईआईटी दिल्ली का जनस्कार हॉस्टल का WB44 रूम नंबर इस बात का गवाह है कि वहां फिर मेरे सिलेक्शन के बाद ही पंखा चला। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और अब तो स्थितियां ये हो गई कि सामान्य पंखे में बैठने में समस्या होती है। लेकिन जो नए प्रतिभागी हैं उनके लिए ये एक वो हो सकता है, दिशा देने वो हो सकता है कि बात पंखा बंद करना या शुरू करना नहीं है। बात केवल इतनी है
कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए कोई चीज निर्धारित करते हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन अगर तय करते हैं कि ये हमें करना है, अगर आप पूरी डेडिकेशन से करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं छात्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले तो सिलेक्शन बहुत कम होता था, अब सिलेक्शन कम से कम दिखने लगे हैं, लोग यहाँ से यूपीएससी सेलेक्ट होने लगे हैं। मेरा हमेशा से कहना रहा है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अटूट मेहनत करनी चाहिए और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखनी चाहिए। ये अगर आपने 3 चीजें एक साथ कर ली तो फिर कभी भी, जैसे मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण कहा, उसके पीछे मेरा भाव है कई बार चयन नहीं होगा। उसमें आपको नकारात्मकता नहीं ढूंढनी है, उसमें यह सोचना है कि किन चीजों में कमी रह गई थी, या हो सकता है कि हमें और अच्छा कहीं जाना हो इसलिए मेरा नहीं हुआ, और अगले लक्ष्य के लिए बढ़ जाना है। मेहनत के जो मैंने कहा कि अटूट मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के बीच में कोई दूसरा एग्जाम आ गया, कोई बहुत लुक्रेटिव ऑफर आ गया, कोई बहुत वैसा आ गया और आप उसको देखकर डिग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने तय कर लिया, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखनी चाहिए और निराश तो होना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं 2 लाइन में कि जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। बहुत शानदार। उसके बाद आगे की जर्नी पे मैं आता हूं सर। छत्तीसगढ़ काडर मिला, उसके बाद अलग अलग जिलों में आपकी पदस्थापना रही सर, असिस्टेंट कलेक्टर बन के, एसडीएम बन के, तमाम जिला पंचायत सीईओ आप रहे सर। कहते हैं कि सर पहला जिला पहले बच्चे के समान होता है, जो सबसे प्रिय होता है। पहला जिला सूरजपुर, किस तरह से याद आपको आती है, और साथ में जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उस समय की भी काफी कुछ यादें, खासतौर से दंतेवाड़ा की, जो आज भी आप याद करना चाहते हैं? देखिए, पहला जिला नौकरी में वो होता है जहां से आप नौकरी शुरू करते हैं। तो एज ए असिस्टेंट कलेक्टर रायगढ़ मैंने यहाँ अपने सेवा को शुरू किया, और मुझे खुशी है कि जो हमारे कलेक्टर साहब थे, उनके कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके सतत पर्यवेक्षण में हमने जो चीजें सीखी, उसी के कारण आज हम करियर में कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ पाए हैं। तो रायगढ़ की भी बहुत मधुर स्मृतियां हैं। जब वहाँ के वृद्धाश्रम की कोई अच्छी बात करता है, जब वहाँ के स्टेडियम की बात करता है, वहाँ के डिजिटल लाइब्रेरी की बात करता है, झारा शिल्प की बात करता है, तो अपने को जुड़ाव महसूस होता है कि कहीं कहीं जिस समय मैं था तो उसके निर्माण में, पुनरुद्धार में हमारी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही होगी। तो वो रहा। उसके बाद आपने दंतेवाड़ा का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ काडर में अगर आप आते हैं और बस्तर क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो अधूरापन सा रहता है। मुझे कैरियर के शुरुआती दौर में ही दंतेवाड़ा में काम करने का मौका मिला, और एज ए सीईओ जिला पंचायत काम करने का मिला। मतलब हर गांव तक पहुंचने का मिला, हर छोटी छोटी जगह तक पहुंचने का मिला। वहां से हम लोगों के लिए काम करने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी, वहां से तमाम राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। और मेरे लिए दंतेवाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेरी पहली बच्ची का जन्म दंतेवाड़ा के वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मेरी पहली बच्ची का जन्म हुआ। तो वैसे भी वो माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद परिवार पे भी है। मैं मानता हूं कि वो जो समय था वो करियर का स्वर्णिम काल था। रायपुर में भी आप रहे सर उस समय, इसके पहले जब कोविड काल था, काफी जूझना पड़ा था हर इंसान को, वो चुनौती भी आज याद आती है? निसंदेह रूप से देखिए, वो समय ऐसा था जब हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन के साथ पूरे समाज को बचाने की जिम्मेदारी थी, और मुझे इस बात का बड़ा संतोष मिलता है मुझे कि ऐसे समय में मैं राजधानी में सीईओ जिला पंचायत था, और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में उस समय कई काम, जैसे उस समय का फूड का पूरा वितरण का काम, दवाओं का काम, ट्रांसपोर्टेशन के कई काम, तो इन सब की जिम्मेदारी मुझे मिली। और आज मुझे लगता है कि कई लोगों के, जब कोई व्यक्ति आ जाता है और अपना परिचय देता है कि सर आप वहाँ थे, वहाँ हॉस्पिटल मुझे एडमिट करा दिया था, या वहाँ दवा दिलवा दी थी, या आपने तब भोजन के लिए हमको बोला था कितने पैकेट लेके आओ, या वहाँ भोजन देने गए थे। मतलब वो जब पुरानी चीजें याद आती हैं तो वो समय लगता है कि जीवन की सार्थकता लगती है। विभाग में दोस्तों के बीच क्राइसिस मैनेजर के नाम से आप जाने जाते हैं। सूरजपुर की घटना नाम नहीं लूंगा, लेकिन घटना उस समय हुई, अचानक सूरजपुर कलेक्टर आपको बनाया गया। बालोद की भी वो घटना मुझे याद आ जाती है कि अचानक कुछ हुआ, गौरव सिंह साहब को भेज दिया जाए। तो ये भी चैलेंज याद आता है जीवन में? देखिए, दोस्त क्या कहते हैं, दोस्त तो खट्टे मीठे अनुभवों के साथ आपको कई नामों से बुलाते हैं, लेकिन
शासन में जहां पर भी आपकी आवश्यकता महसूस हो, और ये हर अधिकारी के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण होता है जब कोई ऐसी स्थिति आती है और उस समय अगर आपको वो जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, चुनौतियां हमेशा आएंगी, उन चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी में बदलना और लोगों के लिए काम करना, हम सब जो सिविल सेवा में लोग आए हैं ये इसी उद्देश्य के साथ आते हैं। तो जब भी कभी शासन के स्तर पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर इनको भेजा जाए, यहाँ पर ये काम इनको दिया जाए, तो हमने उसको सहर्ष उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया और जो शासन की मंशा थी उस अनुसार लोगों के हित के लिए काम भी किया। रायपुर कलेक्टर फिलहाल आप हैं सर, रायपुर के लिए क्या सोच है डॉक्टर गौरव सिंह साहब की? देखिए, रायपुर शहर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है सर, यातायात की समस्या एक बड़ी समस्या होते जा रही है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि लोगों को जानकारी नहीं है ट्रैफिक नियमों के बारे में, पार्किंग कहाँ करना है इसकी, ऐसा नहीं कहूंगा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है भी शहर के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती हैं, समय के बाद लोगों की प्रायोरिटीज बदलती हैं, समय के साथ लोगों की अपेक्षाएं बदलती हैं। हमें इन बदलती परिस्थितियों में ही जिले के विकास को आगे बढ़ाना है। तो जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे प्रशासन के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे मीडिया के दोस्त हों, हमारे व्यापारी जगत के लोग हों, कृषि से जुड़े हुए लोग हों, समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति किसी चीज को तय नहीं कर सकता, उसके लिए हम सबको साथ बैठकर कि बदलती अपेक्षाओं के साथ शहर या जिले की बदलती स्थितियों को हमें कैसे विकसित करना है। निसंदेह रूप से चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे नए मैं कहूंगा एम्प्लॉयमेंट हब के रूप में डेवलप करना हो, नए रायपुर के कल्चरल हेरिटेज के रूप में वो करना हो, इन सब का एक समन्वित प्रयास की कोशिश रहेगी और वो कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, वो हम सब लोग जब मिल के तय करेंगे। कहीं पर प्रशासन के नियम कानून लगेंगे, कहीं लोगों की सजगता लगेगी, कहीं जो गैर सरकारी संगठन है उनकी सहयोग लगेगा, कहीं पर व्यापारियों का मदद लगेगी, कहीं मीडिया के दोस्तों की मदद लगेगी, कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन रहेगा। इन सब से मिलकर हमें अपने शहर को, और चूंकि हम राजधानी में बैठे हैं तो राजधानी का विकास तो हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। सर, समय वो भी याद आता होगा जब पहला अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया, दूसरा अटेम्प्ट, हालांकि उस समय कुछ और भी आप कर रहे थे, सीरियसनेस के साथ मुझे ऐसा लगता है थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया था, प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू रुक जाता है। ऐसा लगा था उस समय कुछ कमी रह गई या कुछ ऐसा लगा सब्जेक्ट को कुछ बदलना चाहिए? क्योंकि हम सब चाहे या ना चाहे, एडमिट करें या ना करें सर, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी में जो हमारी कमांड है वो किसी दूसरे विषय में हो ये बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। देखिए, जब मैंने पहला मेंस दिया उस समय हमारा विषय होता था भूगोल और लोक प्रशासन। दूसरी बार दिया तब भी भूगोल और लोक प्रशासन, नहीं हुआ। तीसरी बार अब आप जीएस तो बदल नहीं सकते थे, तो दो विषयों में से कुछ था, और एक हमारे मित्र हैं जो पहले सेवा में आ गए थे, वो अक्सर कहा करते थे कि भैया जब आप हिंदी लेंगे ना तब आपका होगा। तो मुझे लगा कि क्यों न हिंदी साहित्य लिया जाए, और जब तीसरी बार प्री के एग्जाम के बाद विषय चयन की बात आई तो फिर मैंने भूगोल को छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। समय बहुत कम था तो लगभग 35-36 दिन हिंदी साहित्य को पढ़कर एग्जाम दिया और ईश्वर की कृपा से अच्छे अंक प्राप्त हुए और उन्हीं के उससे चयन हो गया। जब पहली बार समाचार मिला कि यूपीएससी सिलेक्शन हुआ, पिताजी का पहला रिएक्शन? पिताजी आह्लादित थे, अस्वस्थ थे, लेकिन जब पिताजी को मिला और लोगों का हमसे पहले, चूंकि मेरा हमेशा रहा है माता वैष्णो देवी के दरबार में मेरा जाना होता रहता है, तो जिस दिन अंतिम रिजल्ट आया उस दिन मैं जस्ट जम्मू से पंजाब वाले उस बीच में था। अच्छा, और उस समय प्रीपेड मोबाइल होते थे तो सूचना भी देर से मिली। तो मैं जब बढ़ा, इवन मुझे याद आता है कि उस समय की मेरी दोस्त जो अब मेरी पत्नी है, उसी ने पहला फोन किया उठाते कि अरे भाई आईएएस हो गया, आईएएस न्यूज वाला कॉल वहीं से। हाँ, आईएएस हो गया, आईएएस हो गया। चूंकि जम्मू में फोन लग नहीं रहा था तो जो पंजाब में घुसे थे मैसेज आया तो पोस्टपेड ही लगता है वहां पर। हाँ, तो पिछली हुआ क्या था कि 1 साल पहले मेरे सेम नेम पे ही एक और सज्जन का सिलेक्शन हुआ था, तो लोगों ने रोल नंबर नहीं देखा, बधाई देनी शुरू कर दी थी। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने उसको अच्छे से चेक कर लिया। मैंने उसको बोला
कि रोल नंबर देख लिया है ना, तो ये दोस्तों ने मेरे, चूंकि रिजल्ट निकल चुका था तो पहले ही मेरा रोल नंबर का करके केक बना के लोग काट चुके थे और मिठाई बांट चुके थे, तो केक की फोटो भेजे कि देख लो, चेक कर लो, यही रोल नंबर है ना। तो वहां पता चला फिर पिताजी तो आह्लादित थे। गांव में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, गांव में तो लोगों की भीड़ लगने लगती है, तो पिताजी तो खुश थे। यूपी में सर पढ़े लिखे लड़के की बहुत कीमत है, कीमत तो नहीं कहूंगा, बहुत पूछ परख है। रिजल्ट आया तो अचानक रिश्तों की बाढ़ तो नहीं आ गई थी घर के बाहर? मुझे लगता है कि आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें लोग आते हैं। लेकिन मुझे खुशी भी है कि मैंने जो अपना विवाह किया वो हमारी पुरानी दोस्त थी, इसलिए आप समझ सकते हैं इन सब चीजों से दूर। वहां भी कमिटमेंट था मतलब? हाँ, निसंदेह रूप से। और मेरा मानना है कि जीवन में आप कोई भी कमिटमेंट करें, परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन आपके कमिटमेंट नहीं बदलने चाहिए, और तब तो कतई नहीं बदलने चाहिए जब आप जो चीजें पाना चाहते हैं और वो पा चुके हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इस पूरे निर्णय में मेरा पूरा परिवार साथ रहा। आज हम सब एक खुशी परिवार के रूप में सब हैं, और मुझे खुशी है अब और भी अच्छा इसलिए भी है कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनके लिए मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो मेरी पत्नी के भी दोस्त हैं। तो वो मेरे समय नहीं भी होता है मेरे पास, तो वो सारा काम पत्नी कर लेती है। वो भी प्रोफेसर है, हर चीज में हमारे साथ खड़ी है, जीवन के हर मुकाम में हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, गौरव सिंह साहब को बहुत साफ तौर पर कहना है, आपको अपने जीवन में कमिटमेंट रखना पड़ेगा। आपको जो भी फील्ड पसंद है, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और कमिटमेंट अपना फुलफिल कीजिए। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अच्छा बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, अच्छा वक्त में भी एंजॉय करिए, और बुरा वक्त में जो आपको कुछ सीखने को मिलता है वो निश्चित तौर पर आपको आगे के जीवन के लिए बहुत काम आता है। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।